going to ensure that this kind of incidents doesn't happen in the future, sir. Thank you. Question number 45, श्रीमती कमलजीत सरावत। माननीय मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नंबर 45 का क से घ जो उत्तर है वो विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। सर, जो टेबल पर आंसर किया गया है मैंने उसको पूरा ध्यान से पढ़ा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मिनिस्ट्री का। एमएसएमई में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था देश की महिलाओं और युवाओं को रोजगार देने के लिए, और इस टेबल पर जो आंसर रिप्लाई किया गया है तो 2021 तक ये संख्या 4,88,000 थी, लेकिन मिनिस्ट्री ने उद्यम नाम से जो योजना लेकर आए 1 जुलाई 2020 को, वो बहुत ही अच्छी थी, पेपरलेस थी, ऑनलाइन थी, सेल्फ डिक्लेरेशन पे थी, और उसकी वजह से ये जो आंसर मुझे मिला है इसमें जो संख्या है महिलाओं की वो 4,88,000 से बढ़कर 1,84,00,000 हुई है सर। तो सबसे पहले तो मैं मिनिस्ट्री का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उद्यम को और सपोर्ट करने के लिए वो उद्यम असिस्टेंट प्लेटफॉर्म 11 जनवरी 2023 को लेकर आए हैं, जिससे कि महिलाओं को यहाँ पर रजिस्टर करने में खासकर बहुत सुविधा हो रही है। सर, मेरा क्वेश्चन है सर से कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो विमेंस यहाँ पर एमएसएमई में काम कर रही हैं उनका सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन क्या है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये स्पष्ट है कि भारत सरकार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, महिलाओं, वीकर सेक्शन, अनुसूचित जाति, जब कहने का मतलब जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके प्रति विशेष ध्यान दे रही है। उसी में महिलाओं के संबंध में जो प्रश्न पूछा गया है, हम प्रश्नकर्ता माननीय महिलाओं के प्रति बहुत शुक्रगुजार हैं कि इसके बहाने आज माननीय संसद को बताया जा सकता है कि हम महिलाओं को उत्थान में खास करके जो एमएसएमई हमारा विभाग है उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कर दी है। जहाँ तक रही कि अलग अलग क्या है इनका फ्रैक्शन, उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने ये दिया है कि इसमें 2 सेक्शन टाइप के होते हैं। एक होते हैं उद्यम और दूसरा होता है जो उद्यम से अलावे जिनमें साधारण रूप में जो भी हैं जिनके पास वो शर्तें नहीं पूरा कर सकती हैं उसको भी। तो उसके लिए महोदय देखिए, उद्यम में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के लिए अलग अलग है। तो माइक्रो में उन्होंने 26,921 दिया है, और उसी प्रकार से स्मॉल में 7,011 दिया है, और उसी प्रकार से यूएपी में भी 19,900 दिया है। कहने का मतलब अलग अलग दोनों में किया गया है। और महिलाओं का जहाँ तक सवाल है, वो उद्यम में 21.35% उनका इन्वॉल्वमेंट है, और यूएपी में 63.11 उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि हम महिलाओं को इस एरिया में आगे बढ़ाने की काम करते हैं, और बाकी माननीय सांसद जो सूचना मांगे हैं विशेष, और तो उसको हम इनको भिजवा देंगे। माननीय सदस्य। धन्यवाद मंत्री महोदय जी। महिलाओं के बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती। आधी आबादी कितनी इम्पोर्टेंट है ये प्रधानमंत्री जी अपने हर कार्य में प्रदर्शित करते हैं, और ये जो नंबर बड़ा है तो मैं उनका और मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है सर, हम यहाँ पर जो सभी साथी बैठे हैं उनके पास अर्बन और रूरल दोनों तरह के सेक्टर हैं। अगर हमें ये नंबर पता चल जाए कि अर्बन और रूरल में कितना नंबर रजिस्टर हुआ है, तो यहाँ बैठे हुए सभी साथियों को अपने अपने क्षेत्र में काम करने में आसानी हो गई। तो मेरा मंत्री जी से सवाल है कि वो एमएसएमई में रूरल और अर्बन पार्ट में कितनी महिलाएं, कितनी परसेंटेज में महिलाएं रजिस्टर्ड हैं, ये हमें बताएंगे तो ये हमारे लिए आगे काम करने में, उनको प्रोत्साहित करने में आसानी होगी। धन्यवाद। स्पीकर महोदय, वो तो मैंने बता दिया इनको
कि टोटल एमएसएमई रजिस्टर्ड में जो इम्प्लॉयड हुए हैं और उसका रिपोर्ट है, उसके तहत जो 24/7/2024 से ही उसको हम लोग इम्प्लीमेंट किया और यहाँ तक के ही किया गया है। उसमें नंबर भी मेरे पास है, वो उनको भिजवा देंगे। लेकिन जहाँ तक परसेंटेज का सवाल है, मैंने कह दिया कि टोटल परसेंटेज 38.80 है सबका। लेकिन जहाँ तक वुमेन का सवाल है तो वुमेन में दो भाग है, एक है उद्यम का, तो उद्यम में 21.3% है, और एक है यूएपी जो उद्यम में क्वालिफाइड नहीं करते हैं, जिसे पैन की ज़रूरत है या जीएसटी की बात होती है। तो बहुत छोटे छोटे लोग जैसे दर्जी का काम करते हैं और कोई छोटा छोटा काम करते हैं, उनके पास ये नहीं होता है। उनकी सुविधा के लिए भी हम लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और उनकी संख्या ये 38.80 जो होल है, एज ए होल है, उसका 63.11 है। तो हम महिलाओं के प्रति कितना संवेदनशील है, इससे पता चलता है महोदय। बहुत अच्छा। श्रीमती अपराजिता सारंगी। The powerhouse of Indian economy. Reportedly, they account for about 11 crore jobs in the country and contribute 29% of the country's GDP. They not only fuel economic growth, but also serve as vital catalysts for inclusive development across various sectors. Sir, PM Modi's government talks of women-led development. I would like to know from Honorable Minister as to how many registered MSMEs are there in Odisha and in Bhubaneswar parliamentary segment, and what are the steps, concrete steps, initiatives of central government being taken to ensure women participation in the MSME sector. Thank you. महोदय, हम अपने जवाब में बतलाने का काम किया है। जिसे पूछा गया है प्रश्न, तो उस प्रश्न के जवाब में ही हमने कहा है कि जहाँ तक महिलाओं का स्वामित्व वाले एमएसएमई का संख्या का सवाल है, समस्त भारत में 1,84,57,000 समथिंग है। उसमें हिमाचल प्रदेश में 83,834 है। जहाँ तक उड़ीसा का सवाल है वो 6,96,559 है। और प्रश्न में भी पूछा गया था, एक मयूरभंज के बारे में पूछा गया था, तो मयूरभंज का भी मेरे पास है जो बता दिया है कि 35,935 है। तो इसलिए फ्रैक्शन तो बता दिया गया है महोदय। श्री अनिल देसाई जी। Speaker sir, Minister has given a very elaborate answer. I wanted to ask a supplementary regarding the actual functioning of this entire process in UAP and Udyam. There was an amendment which was taken place in 2018 regarding public procurement policy, which was amended and mandating the central government and the departments and the undertakings to go for the procurement from the women entrepreneurs to the extent of 3%. Now, when there are instances like cottage industries who go for procurement within the limits prescribed, but when the small-time enterprises run by the women enterprises, when they supply it, the bills are not being paid in time because of the paucity of funds with the undertakings itself. What I would like to ask through you, sir, to the Honorable Minister, what measures are being taken, because they do not have women, small-timers, they do not have any alternative but to go for closure of their unit. What measures are being taken by the government to see that this anomaly is taken off and it runs seamlessly? Thank you. अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में आपको भी जानकारी और सदन को जानकारी देना चाहते हैं कि मंत्रालय, विभागों और उपक्रमों में जिस प्रकार से महिलाओं को, खासकर जो उद्यमी हैं, उनको इतना रियायत दी गई है कि जो सामान अन्य लोग खरीदते हैं उसमें 3% सामान महिलाओं के द्वारा जो प्रोडक्ट है उसको अवश्य खरीदें। ये बड़ी सुविधा दी गई है। और इसमें
300 करोड़ रुपया का कारोबार हमारी महिलाओं ने किया है और जो 19,000 महिलाएं उसमें लगी हैं और इससे हमारे उद्यमियों को फ़ायदा हुआ है। और चूँकि इसका शुरुआत 1/7/2020 से ही है, इस चीज़ को देखते हुए जो हम अभी आंकड़ा दिया ये बहुत पर्याप्त है। हालांकि इसको और आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि महिलाओं को कम से कम 50% हम लोग उद्यमियों में उनको लाभ दे सकें। क्वेश्चन नंबर 46 डग्गू मल्ला प्रसाद राव। माननीय सदस्य Honorable Speaker, thank you very much for giving this opportunity. The main question is, will the Minister of Jal Shakti be pleased to state the details of the number of functional household tap connections provided under the Jal Jeevan Mission during the last 5 years in each district of Andhra Pradesh year-wise? B, the percentage of rural households in Andhra Pradesh that have received FHTCs under JAM compared to the total number of rural households in the state. C, whether any audit has been conducted to measure the impact of JJM on reducing the distance to water sources for rural households in Andhra Pradesh, and if so, the details thereof, and if not, the reasons therefore. And I thank ये सब विवरण तो दे दिया ना आपको मंत्री। I thank Minister for giving the extensive answer for that, and now I go forward with supplementary question. तो अभी क्या पूछ रहे थे आप? Yeah, under the Jal Jeevan Mission, Andhra Pradesh is the 6th lowest state in terms of households with tap water supply, which is less than the national average of 77%, sir. Therefore, I would like to ask the Honorable Minister whether the state government has contributed its share of funds under the Jal Jeevan Mission from the last 5 years. Has the state government submitted utilization certificates under the scheme for the last 5 years? Has the central government observed any discrepancies or fund diversions by the state government of Andhra Pradesh under the Jal Jeevan Mission over the last 5 years? Thank you. ओके, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये JJM की स्कीम जब शुरू हुई, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने शुरू किया, उस टाइम आंध्र में 32% कनेक्शन लगे हुए थे और पिछले 5 सालों में करीब दूसरे 40% यानी 72 या 3% तक ये काम आंध्र प्रदेश में हो चुका है। आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश की सरकार और केंद्रीय सरकार की ओर से उसको जो फंड मिलता है और जो टेक्निकल सहायता मिलती है उसके आधार पर 100% काम करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं? Supplementary to Honorable Speaker, I would like to ask the Honorable Minister, what are the major challenges faced by the government in achieving 100% functional household tap connections in Andhra Pradesh under the Jal Jeevan Mission? What measures are being taken to overcome these challenges, especially in the remote districts? Thank you. पूरे देश में करीब 11 जिले और 8 यूटी प्रदेश के अंदर 100% काम हो चुका है। आने वाले कुछ ही दिनों में और कई राज्य 100% की ओर बढ़ रहे हैं। आंध्र भी 73% के साथ चल रहा है और उनका बाकी जो टेंडरिंग की प्रक्रिया भी हो गई है और काम उनका चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी 100% में ये क्लब में ये भी जुड़ जाएगा, आंध्र प्रदेश का भी काम हो जाएगा, सबको गांव-गांव तक पानी उसको मिल जाएगा। श्री तारिक अनवर। वैसे ये मूल रूप से ये प्रश्न तो आंध्रा से जुड़ा हुआ है, लेकिन जल जीवन मिशन ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। मैं मंत्री जी का ध्यान बिहार की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि और ये जानना चाहता हूँ मंत्री जी से कि बिहार में भूजल में गंदे आर्सेनिक की अधिक
आवश्यकता की वजह से जो बड़े पैमाने पर कैंसर की बीमारी फैल रही है, उसको देखते हुए बिहार के अंदर ये जल जीवन मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है और कैसे उसको प्रभावशाली ढंग से वहाँ चलाने की कोशिश हो रही है। बिहार में जल जीवन मिशन के तहत वर्तमान में नल कनेक्शन वाले कितने घरों को अभी तक पानी मिला है, और ख़ासतौर पर मैं अपने क्षेत्र सीमांचल, जो बिहार का एक बहुत ही पिछड़ा इलाका है और उसमें भी हमारा जो क्षेत्र है कटिहार, वहाँ जो हम लोग अपने भ्रमण के दौरान देखते हैं कि ये कार्यक्रम बहुत प्रभावशाली ढंग से नहीं चल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि बिहार में इस कार्यक्रम को मजबूती से चलाने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि जिसने JJM के लिए कोई पैसा केंद्र सरकार से मांगा नहीं है, और उन्होंने अपने नाम से अपने अलग तरीके से ये नल से जल देना का काम वहाँ पर किया गया है। वहाँ पर जो पानी में कुछ उन्होंने कहा कि कुछ अलग अलग प्रकार के द्रव्य आते हैं, उसके वजह से जो प्रॉब्लम है, हम ज़रूर वहाँ के सरकार के ध्यान में रखेंगे कि इसके ऊपर काम किया जाए। और अब जो हमारे पास उनका राज्य द्वारा भेजा हुआ रिपोर्ट है, उसके अंदर करीब 100% ये काम नल से जल का काम बिहार में राज्य सरकार ने अपने बलबूते पर कर दिया है। लाओ श्री कृष्णा। Thank you, sir. There is a good progress that has been made with respect to Jal Jeevan Mission in the last 5 years, sir. From 3 crores to almost 11 crores new connections has been added in the country, and also in Andhra also from 30 lakhs to another 39 lakhs has been added in Andhra Pradesh also, sir. But the problem, sir, I'm coming from a constituency of Palnadu, where 350 crore rupees has been given under the Jal Jeevan Mission, sir. But problem that I have is, we are giving connections from the overhead tank to every household, sir. But I'm coming from a location, from a constituency where even if you dig a borewell of 1200 feet also, there is no water that is coming up, sir. So you have a connection from overhead tank to the household, but there is no water in the overhead tank, sir. So the funds that you've been allocated, the funds that have been spent are not being used properly, sir. So if you can guide us in such a way that the source can be found, wherein that water is actually can be given to the overhead tank, then it will be of any use, sir. Unless if you do that, there's a huge wastage of funds that's been happening, sir. So if you can guide us how it can be addressed, it will be of great help to us. Thank you very much. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत गंभीर भी है और कई जगह से कंप्लेन भी आती है। ये जो राज्य सरकार का काम है, उनकी जवाबदारी भी है, उसका सोर्स ढूंढना वो भी उनका काम है। मगर कई जगह पर जो सरकार ने, राज्य सरकारों ने वहाँ पर जो बोर किए उसमें पानी नहीं पाया गया या कम पाया गया, उसकी वजह से मार्च अप्रैल तक में भी वहाँ पानी कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह से नल होता है, जल नहीं होता है। हमने अलग अलग राज्य सरकारों के साथ अलग अलग मीटिंग करते हुए उनके ध्यान में बात रखी है। अभी जो नई टेक्निकल सिस्टम आई है, उसके ऊपर वो जल कहाँ है, कितना है क्वांटिटी में, वो सब हम जान सकते हैं। उसके आधार पर वहीं पर बोर किया जाए, उसके आधार पर बोर होगा तो पानी भी मिलेगा। अगर एक गांव बड़ा है तो एक से ज़्यादा बोर किया जाए, इस प्रकार का भी हमने वहाँ उनको सजेशन किया हुआ है। क्योंकि मंत्रालय की ओर से उनको 2 बोर करे, 3 बोर करे तो भी उनको पैसा मिलता है, मगर पानी की क्वांटिटी उनको तय करके गांव की जो अपेक्षा है, हर गांव में हम 55 लीटर पानी, शुद्ध पानी जो देने की योजना बनी है, तो उस तरह से उतना क्वांटिटी का पानी मिले, उस तरह से अगर प्लानिंग होगा तो जो मेंबर की जो उनकी अभी समस्या है वो समस्या हल हो जाएगी और उसके ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्नकाल समाप्त। मान्य सदस्यगण, मुझे कई मान्य सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री के राम मोहन नायडू,
Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay the papers on the table of the House as mentioned against my name at serial number 2 in the revised list of business today. Item number 3, Sripad Yasu Naik. Lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 3 of today's revised list of business. Item number 4, Sri Arjun Megwal. महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज के संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर अपने सहयोगी सुश्री शोभा करंदाजे के नाम के आगे उल्लिखित कागजात को उनकी ओर से उनके अनुपस्थिति में सदन के पटल पर शोभा जी का नहीं, अर्जुन मेघवाल जी का। ओरिजिनल उनका था। आइटम नंबर 5, श्री तोकन साहू जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6, श्री किरेन रिजिजू जी। Sir, I rise to move the following: that this House do agree with the first report of the Business Advisory Committee presented to the House on 24th July 2024. प्रश्न है कि सभा 24 जुलाई 2024 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति की पहले प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें, मेरे विषय में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। आइटम नंबर 7, श्री अजय टमटा जी की अनुमति से मैं संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित वक्तव्य को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8, श्री मनोहर लाल जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि राजघाट समाधि अधिनियम 1951 की धारा 4 की उपधारा 1 के खंड घ के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, सरकार द्वारा अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्याधीन अपने में से 2 सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विपक्ष में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। शून्यकाल अविलंब लोकमत के प्रश्न। डॉक्टर शशि थरूर। Thank you very much, Mr. Speaker. I wish to draw the attention of the Honourable Minister of Petroleum and Natural Gas to the woeful situation of traditional fishermen in Kerala who are grappling with the debilitating shortage of kerosene. The limited quantity of kerosene available through the public distribution system has proven vastly detrimental to the operators of thousands of small country boats which do not have onboard motors, use kerosene as fuel. They're scarcely able to make ends meet, and the traditional fishermen are compelled to buy kerosene from black marketeers at extortionate prices. It's high time that the Union government took cognizance of the agony of these Indian citizens. Most of them are socially, economically disadvantaged, and the government should augment the quantity of subsidized kerosene made available through the PDS. Moreover, both the availability of kerosene and the volume of their daily catch are in doubt, sir, which make numerous fishermen cut short their working day to toil at odd jobs in the hope of earning at least some money. The lack of support from the Union government is worsening their misery. In fact, the allocation by the Union of PDS kerosene to Kerala has declined from fiscal year 2018-19 from 55,000 kilolitres to just 15,000 kilolitres last year, sir. Now, I know the Union government will say they want to encourage states to shift to cleaner and safer fuels like LPG, PNG and so on, which is why they're reducing PDS kerosene. Understood, sir? But
Coastal states like Kerala are already amongst India's foremost states in terms of LPG and green energy coverage. But the demand for kerosene is only to alleviate the agony of our traditional fishermen who rely on kerosene for fueling their fishing boats. If the union government truly desires to facilitate a transition to more sustainable fuels, then it must subsidize an alternative. Perhaps provide other kinds of engines to our fisher people with a genuine subsidy. Otherwise, they should provide more kerosene, Mr. Speaker, sir. Thank you very much. Shri Isha Khan Chaudhary. Honorable Speaker, my erosion-prone constituency of Dakshin Malda in West Bengal consists of 5 blocks in Malda and 2 blocks in Murshidabad district. Since the construction of the Farakka Barrage in 1971, which is managed by the Water Resources Department, severe erosion has occurred in Malda and Murshidabad districts. The construction of the barrage has caused huge silting to develop and has caused the Ganges to change its course by 17 kilometers east towards Malda. More than 900 square kilometers of land has been eroded since then. This has meant that 5 of the 7 blocks in my constituency, Farakka and Sapsarganj of Murshidabad district and Manichak, Mothabari and Boishambar of Malda district are heavily impacted by erosion because over the years the Ganges is constantly changing its course. More than 1 lakh families or 700,000 people in this vast area have lost agricultural land and homes to the Ganges and are facing severe hardship. More than 35 primary schools, 10 numbers of secondary schools, innumerable temples, mosques, markets and government infrastructure has been destroyed by Ganga erosion. Speaker, sir, in the last 7 to 8 years alone, severe erosion has started again in the various parts along the river. About 5,000 families from my constituency are still living in temporary shelters and temporary colonies along the river and not on their own land. Furthermore, there is a grave concern that the part of the Ganges River in Manichak block of Dakshin Malda may soon merge with the Fulhar River channel of Ratwa, potentially wiping out large areas of Bhutni in Manichak and Bilamairi in Rotwa blocks. Speaker, sir, I offer a few suggestions to this issue. 1 minute, Speaker, sir. One minute. My suggestions: Ganga is a national river, so the central government and the Farakka Barrage Authority, with the cooperation of the state government of West Bengal, should take back full responsibility for anti-erosion work along 120-kilometer stretch. This was the case during the UPA government. 80 kilometers upstream of Farakka Barrage and 80 kilometers south of Murshidabad Farakka Barrage were managed by the central government. The current erosion prevention methods are using sandbags are ineffective. Large-scale investment in the present budget using boulder pitching, porcupine work, and new technologies such as geosynthetic tubes are required to see their effectiveness. And finally, Speaker, sir, the rehabilitation and housing for thousands of families affected by erosion, including legal land rights for 5,000 families in rehabilitation colonies is required. Thank you, Speaker, sir. माननीय सदस्यगण, आज लंच नहीं होगा, 1 बजे से सामान्य बजट पर चर्चा होगी। श्री जयंत कुमार राय। जयंत कुमार this राय। opportunity, sir. सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए जयंत जी। सर मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, I rise to bring to your urgent attention the recurring flooding of the Tista River, severely affecting areas like Todgao under Mal block and Gajuldoba under Rajganj block, apart from some other areas of Mekliganj and Mainaguri block in my constituency. Sir, despite repeated flooding, the West Bengal government has failed to implement any permanent solutions, resulting in displacement of numerous people, significant agricultural losses due to siltation, and the tragic loss of human and animal lives. Sir,
the persistent flooding suggests potential misuse of central fund by the state government, as temporary measures are implemented annually instead of addressing the root cause. Sir, I urge the central government to constitute a team to analyze the situation and propose permanent measures to mitigate flooding. Sir, immediate intervention is necessary to safeguard the livelihoods and homes of our citizens and prevent further loss of lives. Thank you, sir. श्रीमती कलाबेन मोहन भाई देलकर, राजीव रंजन, माननीय स्पीकर महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा प्रदेश आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है। प्रदेश में पंचायती राज होने के बावजूद यहाँ जिला पंचायत, पंचायत एवं नगर पालिका में अधिकार ना होने की वजह से आज भी प्रदेश की जनता मूलभूत सुविधा जैसी अच्छी सड़कें, स्वच्छ पीने का पानी, सस्ती बिजली, अच्छी शिक्षा एवं रोजगार से वंचित है। महोदय, भारत सरकार की सभी स्कीम्स प्रदेश की जनता को घर घर तक पहुँचे, साथ ही जनता को उनका हक और अधिकार मिले और विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हमारे प्रदेश को भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए पूर्ण असेंबली दी जाए। इस संदर्भ में 2014 महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने अध्यक्षता में और स्टैंडिंग कमेटी ने भी दोनों प्रदेश को पूर्ण विधानसभा देने की सिफारिश की थी। यह विषय मैंने 2021 एवं 2019 में तत्कालीन सांसद मोहन भाई डेलकर जी ने भी इस सदन में रखा। यह मुद्दा तीसरी बार आपके सामने रख रही हूँ। महोदय, मैं आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी एवं भारत सरकार से नम्र निवेदन करती हूँ कि इस विषय को गंभीरतापूर्वक लेकर इस विषय पर उचित कार्यवाही की जाए और दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव पूर्ण असेंबली दी जाने की दिशा में कार्य शुरू करने की कृपा करें। महोदय, जब तक असेंबली का गठन ना हो जाए तब तक सभी स्वराज संस्था को पूर्ण अधिकार दिए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय दादरा नगर हवेली। अनूप संजय दोत्रे संबंधित है। I request crop loans to be treated at par with other cash credit loans. To get interest subvention benefit, farmers have to pay their entire loan amount by March 31 every year. This is unfair because farmers often have to sell their produce at lower prices to meet this deadline. In contrast to other industries, only need to maintain the sanctioned loan amount to renew their cash credit loans. They have to pay the full amount. मेरी विनंती है सर कि किसानों को अपनी पूरी उपज, अपना क्रॉप लोन रिन्यूअल के लिए जब प्राइस में मार्केट की प्राइस जब कम रहती है तब उनको बेचना पड़ता है। अगर किसानों को जो उनका लोन है वो कैश क्रेडिट, जो इंडस्ट्री में कैश क्रेडिट कैटेगरी में लोन आता है उस कैटेगरी में अगर डाला जाए, उसको वही ट्रीटमेंट अगर मिले तो किसानों को बहुत अच्छी राहत मिलेगी। जो एमएसपी में सरकार के काफ़ी पैसे जो 1,70,000 करोड़ एमएसपी में खर्चा होते हैं उसमें भी एक अच्छी राहत मिलेगी और किसानों को बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा। एक क्रांतिकारी निर्णय हमारी मोदी सरकार लेंगी, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। जय। निशिक